हाई प्रेशर सिचुएशंस के अंदर भी मैंने देखा स्टूडेंट्स बिकम क्वाइट वल्नरेबल एंड जिस तरह की आप बात कर रहे थे, कोई बहुत डाउन एनर्जी के साथ आते हैं, कोई कुछ, तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए इस चीज़ को कूप अप करने के लिए? CSS की मैं बात कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट बहुत प्रेशर से डील कर रहा होता है। स्टडी प्रेशर तो आपने सिर्फ एक बात कही है, जी। उसके अलावा फैमिली का प्रेशर होता है कि तुमने कुछ बनना है, तुम बनोगे तो हमारा आगे से सर्वाइवल पॉसिबल है। अभी रिसेंटली बिलाल पाशा एक थे ऑफिसर 47th, उनकी बल्कि पोजीशन भी थी एंड वेरी मतलब अप एंड कमिंग ऑफिसर, और ही वाज डूइंग रियली वेल। ही अनफॉर्चुनेटली एलिजिडली कमिटेड सुसाइड। देखें, किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी बहुत कीमती है और वो अगर अपनी जान को ख़त्म करने के बारे में सोचता है तो वो यकीनन बहुत इमेंस प्रेशर से गुजर रहा होगा। प्लीज़ शेड सम लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। पेशेंट है, उसको ही वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन और उसको उससे पहले कैंसर भी डायग्नोज हुआ था। सो उसे जब बाद में पूछा गया कि किसकी पेन ज़्यादा होती है, तो वो कहते हैं कि मैं कैंसर से 10 टाइम दोबारा लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं डिप्रेशन से दोबारा नहीं लड़ना चाहता। कहा जाता है कि जो बंदे हैं, जो डॉक्टर्स साइकेट्रिक पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, वो खुद भी उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। कैसा दुरुस्त है? मेरे टीचर हैं, वो कहते हैं यू आर इमोशनल डस्टबिन ऑफ द सोसाइटी। हम्म। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अपने इमोशंस की बम्बार्डमेंट करते हैं और चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द WTI टॉक्स। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स एंड दीगर इश्यूज़ पे बात करते हैं विच माइट और माइट नॉट बी रेलेवेंट टू अस और इन आवर स्पेशली इन आवर डेली लाइफ्स। बट आज का जो टॉपिक है विच इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ एंड इट्स इश्यूज़ इन पाकिस्तान, हाउ इट इज़ ट्रीटेड इन पाकिस्तान, इसको परसीव किया कैसे किया जाता है, इसके अगेंस्ट जो स्टिग्मा है वो क्या है, लोग हेल्प क्यों नहीं लेते, ये जो इश्यूज़ हैं ये मेरे नज़दीक मेरे आपके हम सब को ये इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी डेली लाइफ्स में इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस लिहाज से इस एपिसोड की जो रेलेवेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने जिनको इनवाइट किया उनका नाम है डॉक्टर नबील इबाद। ही इज़ द हेड ऑफ साइकेट्री डिपार्टमेंट एट शेख ज़ैद हॉस्पिटल, हैज़ मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। और आज हम इनसे बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ को बताएं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस टुडे। अच्छा सर, सबसे पहले जो कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए, ख़ुद भी समझने के लिए मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ वो मेंटल हेल्थ इटसेल्फ के ऊपर है। मैं भी, हम सब लोग अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, हार्ट हेल्थ का ख्याल रखते हैं पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर, और भी इस तरह चीज़ों का, लेकिन कभी भी नहीं सुना कि लोग मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा ऑनेस्ट या जो ऑब्ज़र्व किया गया है चीज़ जो मैंने की है, लोग उसको बहुत डाउन प्ले भी करते हैं, और यार कुछ नहीं होता, ये क्या है, ख़ास तौर पे अमंगस्ट द मैन ये चीज़ है। तो आई वुड रियली लाइक यू टू प्लीज़ शेड सम लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ना आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये इस प्रॉब्लम को या इस पेन को वो इंसान समझ सकता है जिसको फिज़िकल प्रॉब्लम भी रही हो और मेंटल प्रॉब्लम भी रही हो। जैसे एक पेशेंट है, उसको ही वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन और उसको उससे पहले कैंसर भी डायग्नोज हुआ था। सो उसे जब बाद में पूछा गया कि किसकी पेन ज़्यादा होती है, तो वो कहते हैं कि मैं कैंसर से 10 टाइम दोबारा लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं डिप्रेशन से दोबारा नहीं लड़ना चाहता। सो डिप्रेशन, जो कि सिर्फ एक बहुत सिंपल और माइनर सी साइकेट्रिक इलनेसेस में से एक है, उसके बारे में लोग ये फील करते हैं कि इसकी जो पेन है वो मैं दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं कंसिडर की जाती। मेंटल इलनेस को समझा जाता है कि नहीं, आप हिम्मत करें, कोशिश करें और इससे सब ठीक हो जाएगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। ये स्किल है, ये आपको सीखनी पड़ती है। मेंटल मेंटल हेल्थ के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, और जो लोग इसके ऊपर काम करते हैं वो उनकी लाइफ बहुत बेहतर और बहुत अच्छी और पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ की तरफ हमें जाना चाहिए, जिसमें आप अपनी टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसकी तरफ बिल्कुल फोकस नहीं करते। और उसकी शायद बहुत बड़ी रीज़न हमारा स्टिग्मा है जो हमारी इस फील्ड के साथ अटैच है, और हम समझते हैं कि ये चीज़ तो हम लोग इनबॉर्न सीख के आए हैं ऑलरेडी। सो आई थिंक ये हमारा सबसे बड़ा एक डायलेमा है एज अ सोसाइटी।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। और इसमें एक इसके बारे में आपसे और भी अभी डिस्कशन करनी है कि प्रिवेंशन कैसे होनी चाहिए, कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं। उससे पहले एक कहा जाता है कि जो बंदे हैं, जो डॉक्टर्स साइकियाट्रिक पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, वो खुद भी उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है। कैसा दुरुस्त है? ये एक मेरे ख़्याल में तो एक मज़ाहिका ख़ेज़ बात है, हुँ, बट ऑनेस्टली देखिए, मैं आपके सामने हूँ, मुझे साइकियाट्री में काम करते हुए 15 इयर्स हो चुके हैं और मेरे ख़्याल में मुझे इस फ़ील्ड ने बहुत हेल्प किया। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप सेकंड टाइम कौन-सा प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहेंगे, तो मैं साइकियाट्री के अलावा कोई दूसरा प्रोफ़ेशन मेरे ज़हन में नहीं आता। राइट। सो ये एक इतना अच्छा प्रोफ़ेशन है और इस प्रोफ़ेशन की जो बात है वो यही है कि इस प्रोफ़ेशन ने मुझे जो सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव चीज़ दी है वो ये कि मुझे पॉज़िटिव सोचना सिखाया है। लाइफ़ को एक पॉज़िटिव वे से देखना सिखाया है। लोगों के साथ बेहतर वे में डील करना सिखाया है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया है। सो ये मेरी फ़ील्ड ने मुझे गिफ्ट किया है। ये बात सही है कि साइकियाट्री बड़ी एक पेनफुल फ़ील्ड है। इसमें बहुत आपके इमोशंस टेस्ट होते हैं, आपका पेशेंस टेस्ट होता है। जैसे किसी ने कहा है, मेरे टीचर हैं, वो कहते हैं यू आर इमोशनल डस्टबिन ऑफ द सोसाइटी। हुँ, पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अपने इमोशंस की बम्बार्डमेंट करते हैं और चले जाते हैं। सो उनको अगर मैं उन इमोशंस को कैरी करके अपने घर ले जाऊंगा और अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे रिफ्लेक्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली मेरी लाइफ भी मिजरेबल हो जाएगी, मेरे घर वालों की भी मिजरेबल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता हूँ, तो मैं अपने घर वालों के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतर रोल मॉडल भी बन सकता हूँ और उनकी एक लाइफ पॉजिटिव हो सकती है। सो ये फील्ड आपको इस तरह सिखाती है, जैसे अगर एक एक फिजिशियन है और फिजिशियन समझता है कि डायबिटीज़ होने का रिस्क है, तो वो अपनी प्रिवेंशन के लिए जो रोल कर सकता है, एक आम आदमी नहीं कर सकता। हुँ। सो हमें साइकियाट्री में ये एडवांटेज है कि नोइंग साइकियाट्रिक फील्ड, नोइंग साइकियाट्रिक इलनेसेस, नोइंग मेंटल हेल्थ, हम अपनी अगर हेल्थ पे खुद फोकस करें तो हमें इसका बहुत एडवांटेज होता है। बेहतरीन। पाकिस्तान पे सर आते हुए उससे पहले कुछ अभी हम जिस तरह पहले बात भी कर रहे थे, सुसाइड एक इशू है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, ये सब चीज़ें, इसके मुताबिक कुछ स्टैट्स हमारे साथ अगर आप शेयर कर सकें, कुछ हमें स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ और उससे इशू से डील करने की जो कैपेसिटी है इस वक्त पाकिस्तान की, वो क्या है इस वक्त? आई थिंक अगर हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो WHO की तरफ से बड़े अलार्मिंग फिगर्स हैं फॉर पाकिस्तान। वो WHO मेंशन करता है कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के बहुत सीवियर क्राइसिस हैं और दुनिया में ये रेड जोन में कंसिडर हो रहा है इस वक्त। ऑलमोस्ट अगर एवरी फोर्थ फैमिली हैज़ अ मेंबर विद साइकेट्रिक इलनेस, हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन हर चौथे घर में एक पेशेंट है जिसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मैं भी हुँ, मेंटल हेल्थ की भी बात नहीं कर हुँ, रहा। ऑलमोस्ट अगर आप कहें कि 5 लाख पॉपुलेशन के लिए पाकिस्तान में एक साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है। सो ये बहुत एक बड़ी फिगर है जिसमें हमें बहुत मुश्किल आ रही है। 2020 में डिप्रेशन वाज कंसिडर्ड एज सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। ये वो डिसेबिलिटी है जो 100% ठीक हो सकती हैं हुँ, अगर पेशेंट 2 to 3 मंथ्स की ट्रीटमेंट डॉक्टर को रेगुलरली दिखाए, तो वो दोबारा लाइफ में फंक्शनल हो सकते हैं। अगर साइकेट्रिक पेशेंट्स को आप प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते और वो सोसाइटी का एक बर्डन है, तो वो एक इकोनॉमिक बर्डन है हमारी सोसाइटी में, जो कि ठीक हो सकती हैं सबसे बड़ी चीज़ें। सो ये फिगर्स हैं जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टैट्स रखती हैं, जिसके ऊपर हमें वर्किंग करनी चाहिए। और साइकेट्रिक कंडीशंस के बारे में लोगों का व्यू ये है कि ये ठीक नहीं हो सकती, हुँ। जबकि फिगर्स इनके ऊपर अगर पॉजिटिव वे में काम किया जाए तो हम बहुत बेहतर प्रोग्रेस कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। राइट सर, एक लोगों का व्यू ये भी है इस बीमारी के बारे में, मेंटल हेल्थ डिजीज़ के बारे में, कि ये ज़्यादातर अमीर लोगों की बीमारी है। सुना होगा शायद आपने इस तरह भी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? अगर आप देखें तो शायद आपको प्राइवेट सेटअप्स कम नज़र आएंगे साइकेट्रिक फैसिलिटी में, हुँ, और आपको गवर्नमेंट सेटअप्स ज़्यादा नज़र आएंगे।
मेरा ख़्याल है कि मैं शेख ज़ायद में मॉर्निंग में काम करता हूँ, तो मैं वहाँ पे पेशेंट्स हमारे पर डे ज़्यादा हैं और प्राइवेट सेटअप्स पे कंपैरेटिवली कम हैं। सो येस, ये एक लोग कंसिडर करते थे किसी ज़माने में कि ये अमीर लोगों की बीमारी होती है और ये वेस्टर्न कल्चर की वजह से है, या ये एक दीन से दूरी की का एक रिज़ल्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक बायोकेमिकल प्रॉब्लम होती है, ब्रेन में केमिकल्स के चेंजेस की वजह से साइकियाट्रिक सिम्पटम्स पेशेंट्स में पैदा होते हैं। और इसमें इनहेरिटेंस का विरासती रोल बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो मिडिल क्लास या हाई क्लास के साथ एसोसिएशन हो। हाँ, ये बात सही है कि हाई क्लास में पेशेंट्स की प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, मिडिल क्लास में प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, लोअर क्लास में प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। लाइक अगर एक पेशेंट प्राइवेट सेटअप पे शायद आके कहेगा मुझे डिप्रेशन है, लेकिन अगर जो आपको टीचिंग हॉस्पिटल में वो डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ आएगा, वो कहेगा कि मेरे सर में दर्द होती है, मुझे नींद नहीं आती, पट्ठों में खिंचाव है, और इस तरह के बहुत सारे सोमैटिक कंप्लेंट्स, फिज़िकल कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। बट मेरे नज़दीक अगर इसका हम स्टैट्स को क्लोजली देखें तो यकीनन आपकी मिडिल क्लास और लोअर क्लास में उतनी ही प्रेवलेंट है, या शायद उससे ज़्यादा ही होगी एज़ कम्पेयर टू अपर क्लास या एलीट क्लास। राइट सर, दूसरी बीमारियां जिस तरह उनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, फ्लू वगैरह आपको कांटेक्ट से बढ़ता है, डाइट अच्छी ना रखें तो हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं, हार्ट हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। ये साइकियाट्रिक जो इलनेस है या जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ये किस तरह बंदा कॉन्ट्रैक्ट करता है? आई थिंक इसके बारे में मैं ये समझता हूँ कि इमोशंस कंटेजियस होते हैं। लेट्स सपोज आज मेरा मूड, मैं बहुत गुस्से में हूँ और मैं अपने स्टाफ के साथ सख्ती से पेश आता हूँ, तो ज़ाहिर है उनका भी मूड ख़राब हो जाएगा। वो अपने स्टाफ के साथ गुस्से में आएंगे, घर जाएंगे, वो आगे डिस्प्लेस करेंगे एंगर। सो इमोशंस आर कंटेजियस, और इसीलिए हम कहते हैं कि इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। लेकिन जो साइकेट्रिक इलनेसेस की हम बात करते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, जैसे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो गया, वो इट इज़ मोर रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। ये वरासती बीमारियां हैं। ये इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर होता है। जैसे अगर एक पेशेंट स्ट्रोक का पेशेंट है, लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस चल रही है, तो उसके घर वाले एग्जॉस्ट होने लगते हैं, उनके भी इमोशंस फिर डिस्टर्ब होना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जो लोग डिप्रेशन के साथ, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ केयर गिवर्स हैं, उनकी भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, लेकिन वो कंटेजियस नहीं है। वो उनकी लुक आफ्टर करते करते एग्जॉस्ट या बर्नआउट इफेक्ट आ रहा होता है। सो जनरली जो साइकेट्रिक इलनेस हैं, दे आर मोर ऑफ इनहेरिटेंस का उनका रिलेशन है, वो कंटेजियस नहीं होती, इमोशंस कंटेजियस होते हैं। लेकिन अभी मतलब जो कॉमन परसेप्शन है, आप जो कह रहे हो उससे थोड़ा सा ऑपोजिट है। मतलब आपकी इन्वायरमेंट या आपके लाइफस्टाइल या वो चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती। आप कह रहे हैं कि जैसा मेजर रोल जीन्स का होता है इसके अंदर, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली। नहीं, मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा। आई थिंक सबका रोल है। देखिए, अगर आप लेटेस्ट रिसर्च को देखें तो इवन डायबिटीज़ के बारे में आप देख लें या हार्ट डिजीज़ के बारे में देखें, तो वो कहते हैं कि इनहेरिटेंस का अपना रोल है और एनवायरनमेंट का अपना रोल है। फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है और वो डाइट का बहुत ख्याल करता है, फिर भी उसको डायबिटीज़ हो जाती है। और एक इंसान है वो जो खाने में बिल्कुल परहेज़ नहीं करता, उसकी ओबेसिटी भी है, लेकिन उसको फिर भी डायबिटीज़ नहीं हो रही। सो एनवायरनमेंट का भी। और एक दूसरी तरफ शायद पर्सन होगा जो कि डायबिटीज़ का ख्याल नहीं कर रहा होगा और उसकी फैमिली में भी अगर इलनेस रन करती है, तो उसकी डायबिटीज़ बहुत हाई साइड पे जाएगी। सो आई थिंक इसका दोनों का एक म्यूचुअली इफेक्ट होता है। और लेटेस्ट रिसर्च भी कहती है कि जेनेटिक प्लस एनवायरनमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी इलनेस में। तो साइकेट्रिक इलनेस में शायद मैं इसलिए मेंशन करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ ज़्यादा इनहेरिटेंस के ऊपर फोकस नहीं करते, तो इसलिए मैंने उस पर मेंशन किया। बट एनवायरनमेंट प्लस इनहेरिटेंस दोनों का रोल है। आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल है, एनवायरनमेंट का बहुत रोल है। आप एनवायरनमेंट को किस तरह परसीव करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा रोल है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। राइट। एंड ऑफ कोर्स अगर जेनेटिक भी है तो ये ट्रीटेबल है, ये जो इलनेस होती है। जी बिल्कुल। राइट। तो इसके मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट में नॉर्मली हमारा, क्योंकि ज़ाहिर है एक रिलीजन के साथ भी काफ़ी एसोसिएशन है, तो डू यू थिंक कि खाली जिस हम शुरू में बात कर रहे थे, ये कह देना कि यार
आप बस ज़िक्र करें या अल्लाह ताला के साथ अपना करें, ताल्लुक़ अच्छा करें, व्हिच इज़ नॉनदलेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट डू यू थिंक दैट दिस इज़ सफिशिएंट इन सच केसेस? देखिए जो साइंटिफिक रिसर्च भी इंडिकेट करती हैं कि रिलीजन एक बहुत पॉजिटिव रिलीजन जो है वो आपका एक प्रिवेंटिव फैक्टर ज़रूर है। राइट। जो लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं उनकी एक सपोर्ट है, जैसे एक दोस्त होना एक सपोर्ट है। और जिनके पास अच्छे दोस्त होते हैं उनमें कंपैरेटिवली डिप्रेशन या साइकेट्रिक इलनेस होने के रिस्क कम होते हैं। सो इसी तरीके से रिलीजन भी एक सपोर्ट है। जो लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं और जो रिलीजन को फॉलो नहीं करते, फॉर एग्जांपल एथीस्ट की आप ले लें, उनमें साइकेट्रिक इलनेस की कंपैरेटिव रेशियो डिफरेंट कंसिडर होती है। लेकिन अगर हम ये सिर्फ समझ लें कि सिर्फ रिलीजन ना होने की वजह से या रिलीजन को ना फॉलो करने की वजह से साइकेट्रिक इलनेस है, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन के अंदर होते हैं या डिप्रेशन से पहले भी जो रिलीजन को बहुत अच्छा और थॉरोली फॉलो कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी साइकेट्रिक इलनेसेस बहुत कॉमनली प्रेजेंट करती हैं। सो इसकी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले तो पेशेंट को हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हम किस बीमारी से पेशेंट किस बीमारी से गुजर रहा है। फिर हमारे पास 3 मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं। नंबर 1 एक मेडिकेशन है, नंबर 2 काउंसलिंग है, और फिर नंबर 3 जो है उसको हम ईसीटी या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, आम ज़ुबान में लोग उसको बिजली के झटके कंसिडर करते हैं। ये 3 मोड ऑफ ट्रीटमेंट हैं जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं। राइट। सर, हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो होता है हर बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, इसके एज सच तो कुछ नहीं होते या पता नहीं होते होंगे। अपेरेंटली देखा गया है ये कि अगर बंदा कोई नॉर्मल लाइफ के अंदर ही इज़ बिहेविंग नॉर्मली विद एवरीवन एंड बट अंदर उसके माइंड की कुछ और चीज़ें चल रही हैं, तो हम बीइंग यू नो अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, या मेरे घर वाले हैं या मेरे दोस्त हैं, तो मैं कैसे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हु अमंगस्ट अस नीड्स साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक हेल्प नाउ? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं एक और क्वेश्चन पे आना चाहूँगा, फिर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जी। देता हूँ। आई थिंक सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई या समझना होगा कि साइकेट्रिक इलनेस कौन कौन सी तरह की होती बिल्कुल ठीक है। है। साइकेट्रिक इलनेसेस को अगर मैं कहूँ तो हम इनिशियली 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 तो हम कहते हैं कि न्यूरोसिस है या साइकोसिस है। अगर ब्रॉडली इसको कहें तो न्यूरोसिस मीन्स कि वो लोग जो कि रियलिटी से इन टच रहते हैं, उनको पता होता है कि सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, लेकिन उनको साइकेट्रिक इलनेस चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान को डिप्रेशन है, एक को एंजाइटी है, एक को ओसीडी है, सो ये न्यूरोटिक इलनेस होती हैं। ये अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये बिल्कुल सही वे में बिहेव कर रहे होंगे, इनकी बातों में कोई अनयूजुअल पैटर्न नज़र नहीं आएगा, लेकिन इनके मूड में आपको चेंजेस नज़र आएंगी, इनकी फंक्शनैलिटी में चेंजेस नज़र आ रही होती हैं। सो ये लोग खुद फील कर रहे होते हैं कि अपनी ये फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे। सो एक न्यूरोटिक इलनेस होती है जो मेजर है, और इसमें आगे काफ़ी टाइप्स आती हैं। एक साइकोटिक इलनेसेस होती हैं जिसमें पेशेंट को जनरली इंसाइट नहीं होती कि वो बीमार है। राइट। उसके नज़दीक कुछ चीज़ें रियलिटी रखती हैं, लेकिन वो रियल नहीं होती। फॉर एग्जांपल उसको लगता है कि कुछ लोग हैं वो मुझे मारना चाहते हैं। जो मेरा पार्टनर है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। सो वो अगर आप पेशेंट के भाई से भी पूछेंगे कि ऐसा है कि इसके स्पाउस, वो कहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके लिए वो 110% रियलिटी होती है। सो वो रियलिटी से जो आउट ऑफ टच होते हैं उनको साइकोटिक पेशेंट्स कहते हैं। इनके अंदर मेजॉरिटी में इंसाइट नहीं होती कि उनको बीमारी है और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो मेनली तो ये 2 कैटेगरीज आती हैं। तीसरी चीज़ जो कि हम उसको इलनेस में नहीं इंक्लूड करते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रिवेंटिव साइकेट्री है, जो हमें डे टू डे बेसिस पे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। आप समझेंगे हम सबकी एक पर्सनैलिटी है, हम सबकी पर्सनैलिटी में कुछ ट्रेड्स हैं। वो ट्रेड्स हम इस तरह डेवलप करते हैं कि हमारी लाइफ में कैसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हमने उनको किस तरह अपनी लाइफ में परसीव किया है, और उसकी वजह से हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलप करती है। वो जो पर्सनैलिटी हमारी डेवलप होती है उसमें कुछ फ्लॉज भी होते हैं और कुछ हमारे पॉजिटिव ट्रेड्स भी होते हैं। पॉजिटिव ट्रेड्स हमारी स्ट्रेंथ है, नेगेटिव ट्रेड्स हम सब के अंदर होते हैं। अगर आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको इम्प्रूव करते जाएंगे
तो आपकी इसको हम पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का नाम देते हैं या प्रिवेंटिव साइकेट्री का नाम देते हैं। राइट। सो आई थिंक ये 3 डिफरेंट कंडीशन हैं जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए। आप लोगों को ये या जनरल पॉपुलेशन को ये देखने के लिए कि किसको हेल्प की ज़रूरत है, किसको नहीं है हेल्प की ज़रूरत। सो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर आप किसी को समझ रहे हैं कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो उसको पॉजिटिवली हेल्प करें। एकदम से सबके सामने कह देना कि तुम्हें साइकेट्रिस्ट को जाके दिखाने की ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी में या ओवरऑल भी उसको एक गाली समझा जाता है। स्टिग्मा समझा जाता है। बिल्कुल। जी। सो आई थिंक हमें उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ जेन्युइनली कंसर्न्ड हैं और आपको लग रहा है कि ये आपका कोलीग है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन इसकी परफॉर्मेंस डाउन साइड पे जा रही है, या ये कुछ स्ट्रेस्ड आउट लग रहा है, या ये फोकस इतना अच्छा नहीं कर पा रहा, या इसकी कोई अनयूजुअल पैटर्न्स नज़र आने लगे हैं, या उसकी स्मोकिंग एकदम से आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है, या वो लोगों के साथ इतना सोशलाइज नहीं कर रहा जिस तरह पहले करता था, जिस तरह पहले जोक्स करता था वो सब में बैठ के नहीं कर रहा, तो उसे अकेले में बैठ के उससे पहले पूछें कि इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो उससे समझने की कोशिश करें कि उसका क्या इशू है, या ये देखें कि उसके करीब और कौन इंसान है जिसको इन्वॉल्व किया जा सकता है, और वो फिर उसको सेपरेटली बैठ के कन्वे करे कि हमें लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, सो व्हाई नॉट हम एक प्रोफेशनल से हेल्प लेते हैं और उनको जाके दिखाते हैं कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। ठीक। सो आई थिंक इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर एक पर्सन में आपको चेंज नज़र आए ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। अगर स्टूडेंट है तो उसकी स्टडीज़ में परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। वर्किंग पर्सन है तो उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। राइट। सर, स्टूडेंट से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाई, बल्कि खाली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अब जो स्टडी प्रेशर ज़्यादा होता है अक्सर, मैं मेरे पास खुद सर स्टूडेंट्स आते हैं, मैं किसी और की बात नहीं करता पर्सनली, एंड मैनी ऑफ देम आर CSS की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी इंटेंसिव रिगरस स्टडी होती है, पढ़ना पड़ता है, एक प्रेशर भी होता है कि ख़ानदान का प्रेशर होता है अक्सर, आपको पता है हमारे यहाँ जो पैटर्न है, इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली वो जो सर्कल होता है उसकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो मीट करनी होती हैं। अक्सर लोग होते हैं वो, उनकी कहीं और जॉब नहीं हो रही होती तो वो कहते हैं कि बस इधर हो जाए, वो सर्टेनिटी चाह रहे होते हैं, सर्टेनिटी मिलती नहीं। तो इन हाई प्रेशर सिचुएशंस के अंदर भी मैंने देखा स्टूडेंट्स बिकम क्वाइट वल्नरेबल, एंड जिस तरह की आप बात कर रहे थे, कोई बहुत डाउन एनर्जी के साथ आते हैं, कोई कुछ, तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए इस चीज़ को कूप अप करने के लिए? मैं यहाँ पे ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, जी। दे यूजुअली प्रेजेंट एट यंग एज। ओके। 16 to 30 years इज़ द पीक एज जिसमें आपकी साइकेट्रिक इलनेस और स्पेशली जो मेजर साइकेट्रिक इलनेसेस हैं वो प्रेसिपिटेट करती हैं। और हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे ये एज बहुत सेंसिटिव एज है। एक स्टूडेंट बहुत प्रेशर से डील कर रहा होता है। स्टडी प्रेशर तो आपने सिर्फ एक बात कही है, जी। उसके अलावा फैमिली का प्रेशर होता है कि तुमने कुछ बनना है, तुम बनोगे तो हमारा आगे से सर्वाइवल पॉसिबल है। कंपटीशन है, तुम्हारे इतने मार्क्स आए हैं, तुम्हारे कज़न के इतने मार्क्स आए थे, तुम्हारे दोस्त ने इतना स्कोर किया है, तुमने इतना स्कोर नहीं किया। फिर वो पहले कॉलेज जाता है, फिर उसके बाद एकेडमी पढ़ता है, फिर घर आके पढ़ता है, और फिर सिर्फ सोने का टाइम होता है और कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद एक पेरेंट्स अपने स्कूल ऑफ थॉट के साथ चल रहे होते हैं, बच्चे अपने स्कूल ऑफ थॉट से चल रहे होते हैं। उनके ऊपर एक पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर, उनकी एक अपनी सोसाइटी है, जैसे जो उनके स्टूडेंट्स हैं, कहीं आउटिंग पे जाना है, बाहर जाना है, वो उसको हैंडल करते हैं। फिर इस एज में स्मोकिंग और नई चीज़ों को ट्राई करने का, एडवेंचरिज्म की तरफ जाने का, ये बहुत प्रेशर होता है। अगेन वो पीयर प्रेशर के अंदर जाता है। फिर हार्मोनल चेंजेस होती हैं, फिर आपके अंदर दूसरी डिज़ायर्स पैदा हो रही होती हैं, और उन चीज़ों को डील करने का एक प्रेशर आपके अंदर डेवलप होता है। सो उनको बहुत सारे प्रेशर्स के साथ डील करना पड़ता है, और ये बहुत एक सेंसिटिव टाइम होता है। एंड जिस तरह मैंने कहा कि ये हाई एज ग्रुप है जिसमें साइकेट्रिक इलनेसेस प्रेसिपिटेट करती हैं। सुसाइड सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इस एज ग्रुप में, जो कि 100% आप ठीक कर सकते हैं। सो ये बहुत सेंसिटिव एज ग्रुप है, और इसका हमें बहुत ख्याल करना चाहिए। इसके लिए मेरा तो अपना व्यू ये है कि हम जितना प्रिवेंटिव साइकेट्री को प्रमोट करें उतना फ़ायदेमंद होगा, जिसमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपकी IQ के ऊपर तो बहुत फोकस किया जाता है, बट
इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कोई बात नहीं करता। हमें नहीं सिखाया जाता कि आपने इमोशनली कैसे इंटेलिजेंट बनना है, जो कि शायद मैंने भी साइकेट्री में आके सीखा। राइट। अदरवाइज शायद उनमें से कोई बात नहीं करता। टाइम को कैसे मैनेज करना है, स्टडी प्रेशर को कैसे मैनेज करना है, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, पेरेंट्स के साथ हेल्दी रिलेशन कैसे बनाने हैं। सो ये वो सब चैलेंजेस हैं जिसको एक टीनेजर हमारा फेस कर रहा है। तो मेरा अपना ख्याल में तो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, इनकी रेगुलर वर्कशॉप्स होनी चाहिए, प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स होने चाहिए, जिसके ऊपर इन लोगों को ट्रेन किया जाए कि आपने अपने इमोशंस की रेगुलेशन को किस तरह लेके चलना है। इनको कम से कम ये एक आइडिया होना चाहिए कि अगर इनको कोई प्रॉब्लम आती है, दे हैव वन पर्सन जिसके पास ये जा सकते हैं, उसे अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो उसका एक बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। राइट। आखिरी मेरे नज़दीक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे कल्चर के लिए ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट है, वो है बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन। सो हमारे पेरेंट्स, आजकल बच्चे बहुत डिफरेंट हैं। हम लोग जब बच्चे थे उनसे बहुत बच्चे आजकल के बच्चे डिफरेंट हैं। सो हम उनको उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें ट्रीट किया था। सो हमें समझना होगा कि हमने अपने बच्चों को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, उनके साथ कैसा अपना बॉन्ड बनाना है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बॉन्ड बनाने में कामयाब हो जाएं तो बहुत सारे प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। बेहतरीन, मतलब पेरेंटिंग का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक और सर इससे रिलेटेड है, और अनफॉर्चुनेटली CSS का केस ही था अभी रिसेंटली। बिलाल पाशा एक थे ऑफिसर 47th, उनकी बल्कि पोजीशन भी थी, एंड वेरी मतलब अप एंड कमिंग ऑफिसर, और ही वाज डूइंग रियली वेल। ही अनफॉर्चुनेटली एलिजिडली कमिटेड सुसाइड। बट ओवरऑल जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ ये कि ये CSS के अंदर वंस अगेन हाई प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर जो मैंने बताया था, ये ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा है। जो तो एक तो ये हमारी सोसाइटी में क्यों, मतलब व्हाट डज इट टेक फॉर अ पर्सन टू कम टू दिस पॉइंट कि वो ये स्टेप ले ले? आई थिंक सुसाइड बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है जी। और उसके ऊपर बात करना ज़रूरी भी है, लेकिन ये भी बात हमें समझनी होगी कि सुसाइड इज़ 100% प्रिवेंटेबल। वो हम मुकम्मल तौर पे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर उसको हम लोग राइट टाइम पे राइट स्टेप्स ले लें। अगर हम प्रिवेंटिव साइकेट्री के ऊपर काम करें, अगर किसी को साइकेट्रिक इलनेस स्टार्ट होती है, अगर उसको राइट टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उसको राइट टाइम पे ट्रीट कर दिया जाए, तो हम इस चीज़ से प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग 15 to 30 ईयर्स ऑफ एज की जो सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, वो सुसाइड है, जो कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप राइट टाइम पे साइकेट्रिक इलनेस को आइडेंटिफाई कर लें। देखें, साइकेट्रिक इलनेसेस की भी अगर हम उसको डिवाइड करें तो उसमें दो तरह की, हर तरह की साइकेट्रिक इलनेसेस में ये डिप्रेशन, ये सुसाइड आपको कॉमनली प्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल, डिप्रेशन में आपके पास सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, स्किज़ोफ्रेनिया में सुसाइडल टेंडेंसी है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में सुसाइडल टेंडेंसी है। सो आप इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि दो चीज़ें होती हैं, एक सुसाइड है और एक सेल्फ हार्म है। राइट। दोनों चीज़ों को हमें समझना होगा। सुसाइड में देखें, किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी बहुत कीमती है और वो अगर अपनी जान को ख़त्म करने के बारे में सोचता है तो वो यकीनन बहुत इमेंस प्रेशर से गुज़र रहा होगा। वो एक ऐसे कमरे में दाखिल होना चाह रहा है जिसका उसको नहीं पता कि दरवाजे के अंदर क्या मौजूद है, लेकिन वो अपनी पिछली ज़िंदगी से इतना तंग है, चाहे वो डिप्रेशन की वजह से है, चाहे वो लाइफ सर्कमस्टांसेस की वजह से है, लेकिन उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। सो ये बहुत एक सेंसिटिव एक एरिया है। सो जनरली लोगों में, मेजॉरिटी में अंडरलाइंग साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं, और अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा कि ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, ये वेस्टर्न कल्चर में भी उतना ही कॉमन है। फॉर एग्जांपल, US में 23 की अगर फिगर्स हम देखें तो ऑलमोस्ट 50,000 पीपल कमिटेड सुसाइड। पूरी दुनिया में लास्ट ईयर की जो फिगर्स हैं वो बताती हैं कि 7 लाख पीपल कमिटेड सुसाइड। और आई एम श्योर कि ये जो रेट्स हैं वो अंडर रेटेड हैं, रिपोर्टेड कम हो जी, क्योंकि ये ज़्यादातर रिपोर्ट नहीं होते जो सुसाइडल केसेस होते हैं।
एक तो ये सुसाइड है, और उसके अलावा एक कैटेगरी होती है जो कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो वो अपने आप को हार्म करते हैं। तो उनका कई दफ़ा इंटेंशन ये होती है सुसाइड करने की, कई दफ़ा इंटेंशन होती है कि वो अपनी इमोशनल पेन से इतने तंग आ चुके होते हैं कि वो फिज़िकल पेन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और वो फिज़िकल पेन उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन का बाइस बनती है। राइट। सर एक और चीज़ जो मैंने भी कुछ स्टैट्स पढ़े थे, तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, सुसाइड जो है सबसे ज़्यादा दुनिया में इट इज़ कमिटेड अमंगस्ट मैन। ये कुछ है स्टैट्स हार्ट के डिजीज़ में। ये जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर एक उसे बोलते तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, जो भी है कि यार बंदा बन, ये जो चीज़ें हैं ये सोसाइटी में कैसे ख़त्म, पहले तो इसकी बताएं कि ये कंस्ट्रक्ट कैसे हुई है ये चीज़ कि यार बंदे बनो, मतलब इससे क्या मतलब है, एंड देन दूसरा कि इसको डीकंस्ट्रक्ट कैसे किया जा सकता है। अगर आप साइकेट्रिक इलनेसेस की फिगर देखेंगे, लेट्स सपोज डिप्रेशन कितना प्रेवलेंट है, तो डिप्रेशन के बारे में कहा जाता है कि इसकी रेशियो 2:1 है, यानी कि 2:1 वुमेन और मैन के दरमियान 2:1 कंसिडर किया जाता है। सो दैट मीन्स कि 50% लेस पीपल हैव डिप्रेशन। उसकी रीज़न ये कि मैन जनरली दे डोंट रिपोर्ट एज इफ दे आर हैविंग साइकेट्रिक इलनेस, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जी। अगर आप सोसाइटी में ये कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, अगर आप कहते हैं कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया हूँ, किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है, तो अगर वो रो भी रहा होता है तो वो कहते हैं यार तुम किस तरह के मर्द हो, तुम कैसे रो सकते हो। जबकि देखिए इमोशंस को एक्सप्रेस करना इट इज़ अ वेरी हेल्दी नॉर्मल थिंग इन अ पॉजिटिव मैनर, ऑब्वियसली इन अ पॉजिटिव मैनर। जी। हमारे यहाँ भी और वर्ल्ड वाइड सब ही मेल में टेंडेंसी होती है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, और दे ट्राई टू डील विद देयर डिप्रेशन बाय यूजिंग अल्कोहल, स्मोकिंग के थ्रू वो अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करते हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। मेल की जनरल टेंडेंसी भी ये है कि जब वो स्ट्रेस में आते हैं तो वो साइलेंट मोड में चला जाते हैं। फीमेल की टेंडेंसी होती है साइकोलॉजिकली भी इनबॉर्न ही टेंडेंसी है कि वो उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो एक्सप्रेस करती है अपने इमोशंस को। एक्सप्रेस करना एक हेल्दी फिनोमेना है, और बिल्कुल साइलेंट होना ये एक अनहेल्दी फिनोमेना है। मेन में जो टेंडेंसी है, और जो अभी लास्ट 2-3 ईयर्स के फिगर्स देखें, सो अगर 4:1 मेन और फीमेल की सुसाइडल टेंडेंसी है, सो मेल्स में टेंडेंसी सुसाइड की फीमेल से कई गुना ज़्यादा है। और जनरली उनका जो सेल्फ हार्म या सुसाइडल मेथड होता है वो बहुत वो क्लियर इंडिकेशन शो करता है। फॉर एग्जांपल गन शॉट इंजरी होती है, हैंगिंग स्ट्रेंगुलेशन के साथ वो करते हैं। सो वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ सुसाइड कमिट करते हैं जो मेल हैं जनरली। जी। और अब इसके अंदर एक रोल आता है सोसाइटी का, तो आपके ख्याल से थोड़ा सा दोबारा मतलब इसके ऊपर सोसाइटी को क्या करना चाहिए, व्हाट विल इट टेक टू चेंज आवर एटीट्यूड्स एज अ सोसाइटी? हमें सॉर्ट ऑफ किस तरह बिहेव करना चाहिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर या हमारे वर्क कल्चर के अंदर या हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए? आई थिंक हमें चेंज अपने अंदर से सबसे पहले लेके आनी चाहिए। पहले हमें इसकी इम्पोर्टेंस को ख़ुद समझने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। और जिसको भी अगर लेट्स सपोज सिंपल स्ट्रेस है, लेट्स सपोज वो किसी सिचुएशन को डील करने में प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज़ फाइन टू टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, इट इज़ फाइन टू टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स। पहले तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। और अगर हम एक प्रोसेस से, एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो एक प्रोफेशनल से हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर एक प्रोफेशनल सजेस्ट करता है कि आपको मेडिकेशन की तरफ जाना है, तो आपको मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए। आपको प्रोफेशनल से पूछना चाहिए कि मुझे दवाई क्यों चाहिए, क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कितना अरसा लेनी है, क्योंकि उसके बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में। लेकिन अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो यकीनन लोग उससे फ़ायदा ले सकते हैं। सो सबसे पहले तो हमें ख़ुद उसकी एक्सेप्टेंस की तरफ जाना होगा। जब आप ख़ुद हेल्प लेंगे और उससे आपको बेनिफिट होगा, तो आप यकीनन उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे। जब आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, फिर आप आइडेंटिफाई करें कि मेरे कौन कौन से और फर्दर एरियाज़ हैं जिस पे मैंने काम करना है।
फ़र्ज़ करें कि मैं बहुत अच्छा हर लिहाज से काम करता हूँ लेकिन टाइम मैं मैनेज नहीं कर सकता, सो ये मेरा अगर वीक एरिया है या मैं एंगर का मुझे प्रॉब्लम है, सो मैं अगर उसको आइडेंटिफाई करूँगा तो मैं ठीक करने की तरफ जाऊँगा। बिल्कुल। और जब मैं थेरेपी अप्लाई करूँगा या मेथड्स अप्लाई करूँगा और मेरे अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा तो मैं फिर इंटरनली लोगों को कन्विंस करना मेरे लिए बहुत आसान होगा कि यू नीड टू टेक हेल्प। हुँ, फिर जो मैं उससे बात कर रहा हूँ वो मैं दिल से कर रहा हूँ, सुपरफिशियली नहीं कर रहा हूँ। जी। सो फिर आप अपने पहले तो अपने आप से शुरू करें, फिर अपने सराउंडिंग्स में देखें कि किसको हेल्प की ज़रूरत है, उनको हेल्प की तरफ लेके जाएं। अगर हम इसके ऊपर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली जो यंग लोग हैं उनके ऊपर काम करना शुरू करें, उनको अभी से अवेयरनेस दें, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करें, प्रिवेंटिव साइकेट्री के हवाले से, पॉजिटिव लाइफस्टाइल के हवाले से रेगुलर वर्कशॉप्स होनी चाहिए या ट्यूटोरियल्स होने चाहिए स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के लिए, टीचर्स के लिए होने चाहिए, पेरेंट्स के लिए होने चाहिए। हुँ, सो आई थिंक इन सब चीज़ों के साथ बेहतर बात हो सकती है। मीडिया के ऊपर हमें इसके ऊपर आना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए और उस पे बात करनी चाहिए। फिर जो आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको एक हेल्दी वे में हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, और अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो हर कंपनी में पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि इसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए जिसमें एम्प्लॉय मिसयूज़ भी ना कर रहा हो, ये भी मेक श्योर हम कर लें। और अगर उसको हेल्प की ज़रूरत है तो उसको फैसिलिटेट भी किया जाए। जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो कंपनी उसको सपोर्ट करती है। हुँ। तो अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो उसको थोड़ा-सा लिवरेज या थोड़ा-सा मार्जिन मिल जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। एक और सर बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों को जो आजकल इसके बारे में स्टडी में पढ़ रहा था कि ग़ालिबन आपके बच्चों की जो इमोशनल डेवलपमेंट है, वो रुक जाती है बिकॉज़ आप शुरू से ही जो मोबाइल या आईपैड्स देते हैं, उनको लगता है कि कोई भी सिचुएशन होगी तो विल गेट समथिंग। वो उनको मिल जाता है ना अगर रो रहे हो तो। ये इसके कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं छोटी एज से एक्सपोज़र टू स्क्रीन्स एंड सोशल मीडिया? देखिए, आई थिंक हर चीज़ का एक अपना एक बेनिफिट है और एक अपना एक ड्रॉबैक है। जब बच्चे शुरू में ही स्क्रीन के साथ अटैच हो जाते हैं तो उसमें फिर उनकी जो अपने पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं होती। हुँ, फिर पेरेंट्स को भी ये ईज़ी एक्सेस या ईज़ी आसानी मिल जाती है कि फ़ोन पकड़ा दो बच्चे को और ही विल काम डाउन। हुँ, सो आई थिंक ऑब्वियसली इसका लॉन्ग टर्म में तो देखा गया कि ये एक हेल्दी फिनोमेना हरगिज़ नहीं है। एक बच्चा अगर वो वीडियोस को देख रहा है तो वो उसकी कम्युनिकेशन में, उसकी लैंग्वेज में बैरियर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस रुक जाती है। वो डेफिनेटली अगर उसको रिव्यू किया जाए और उसके ऊपर काम किया जाए तो इंसान उसको बेहतर भी कर सकता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए कहा जाता है कि अनटिल यू आर डेड यू आर एबल टू इम्प्रूव योर इमोशनल इंटेलिजेंस। आईक्यू एक जगह पे आके रुक सकता है ठीक है। लेकिन ईक्यू नहीं रुकता। इट्स ऑल अबाउट योर ओन पर्सनल विल कि आप उसको कितना इम्प्रूव करना चाहते हैं। राइट। अच्छा सर एक टू बैलेंस ऑफ द डिस्कशन वी वर टॉकिंग अबाउट मैन, लोग ये ना समझे कि बिल्कुल ही हम एक ही जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नीडलेस टू से कि पाकिस्तान या खाली पाकिस्तान में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ इश्यूज़, देयर आर सीरियस इश्यूज़ जो कि फीमेल्स को फेस करने पड़ते हैं जो हमें नहीं करने पड़ते। वन ऑफ देम इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। उसके भी आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते होंगे। इसी तरह प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू होते हैं, ख़ासतौर पे पोस्ट प्रेगनेंसी जो होते हैं, इनका क्या इफ़ेक्ट है फीमेल्स के ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में फीमेल के तो बहुत सारे फ्रंट्स हैं जिनको उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जब ख़ास तौर पे उनकी शादी हो जाती है हुँ, तो शादी के बाद अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ तो अब कल्चर ये डेवलप होने लग गया है कि मेल भी अर्निंग करेगा, फीमेल भी अर्निंग करेगी। जी। और जब वो जॉब करके वापस आती हैं तो वहाँ पे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब उन्होंने घर के भी सारे कामों को मैनेज करना है। सो अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, लेट्स सपोज़ एक फीमेल है जो जॉब पे नहीं जा रही और दूसरी जॉब पे जा रही है, सो दे एक्सपेक्ट कि जो जॉब पे जा रही है वो घर आके घर के अपने काम भी साथ करेगी। सो उसके ऊपर तो बहुत इमेंस प्रेशर है और डिफरेंट फ्रंट्स हैं जहाँ पे उनको डील करना पड़ता है। फिर जो ख़वातीन अगर लेट्स सपोज़ काम कर रही हैं, उनकी वर्क प्लेस पे बहुत कोई हार्डली फ्यू सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों की लुक आफ्टर के लिए डे सेंटर्स बने होते हैं। जनरली अवेलेबल नहीं है ये फैसिलिटीज़। सो आई थिंक हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं वो तो बहुत एक इमेंस प्रेशर से गुज़रती हैं स्टार्ट से लेके। और उसमें इनमें डिप्रेशन की टेंडेंसीज़ ज़्यादा होती हैं क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी में एक सेंसिटिविटी और हुँ, एंक्शसनेस मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है। और जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव और एंक्शस होते हैं दे आर मोर प्रोन टू हैव डिप्रेशन इन देयर लाइफ।
सो उनमें डेफिनेटली ज़्यादा है। फिर ख़वातीन में अगर वो सास बहू का वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर है उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। वहाँ पे मेल भी बड़ी एक प्रॉब्लम से गुजरते हैं जब जहाँ पे उनको अपनी वाइफ को और मदर के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना करना पड़ता है। सो आई थिंक काफ़ी फ्रंट्स हैं। फिर जो आप अभी मेंशन कर रहे थे, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये जब ख़वातीन डिलीवरी के बाद ख़वातीन में हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिसमें उनको 40 डेज़ के अंदर जनरली एक कुछ सिम्पटम्स आते हैं जिसमें 2 तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो डिप्रेशन के सिम्पटम्स आ सकते हैं और नंबर 2 साइकोसिस के सिम्पटम्स भी आ सकते हैं। सो जो डिप्रेशन है उसमें तो उनको कुछ करने को दिल नहीं करता, हर चीज़ बर्डन लगना स्टार्ट हो जाती है, बच्चों को हैंडल करना मुश्किल लगता है, जो डेली चोर्स वो बहुत ईज़िली कर रही थी उनको करना बहुत मुश्किल होना शुरू हो जाता है, रोना आता है बहुत ज़्यादा। उनमें टेंडेंसीज़ ये बहुत ज़्यादा होती हैं कि उनमें फिर सुसाइडल थॉट्स की टेंडेंसीज़ बढ़ने लगती हैं और ये बहुत कॉमनली देखा गया है जिसमें रिपोर्ट तो इस तरह किया जाता है कि एक ज़ालिम माँ ने पहले अपने बच्चे को मारा और फिर उसके बाद ख़ुदकुशी कर ली। जबकि हम ये नहीं समझते कि पहले उसको सुसाइडल थॉट्स आती हैं, फिर बच्चा उसकी प्रिवेंटिव फैक्टर बना होता है कि अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे को कौन लुक आफ्टर करेगा, और फिर वो सोचती है कि नहीं, इसका हल ये है कि मैं पहले अपने बच्चे को मार लूँ और फिर मैं ख़ुद मर जाऊँ। सो आई थिंक उसमें सिर्फ वो खातून रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें उनका हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल है जिसने राइट टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं किया कि लड़की के पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो जो राइट टाइम पे शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये जो औरत है वो किस प्रेशर से गुजर रही है और उसको किस हेल्प की ज़रूरत है। और मैं फिर वही बात कहूँगा कि अगर इसको राइट टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो ये वो डेथ्स हैं जिनको हम 110% रिजॉल्व कर सकते हैं। राइट सर, फाइनली जाने से पहले कोई एक, वैसे तो आपने ऑलरेडी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बता दी चीज़ों का, लेकिन कोई मैसेज देना चाहें टू स्टूडेंट्स, टू प्रोफेशनल्स, टू मेल, टू फीमेल्स, एवरीवन, टू पेरेंट्स? आई थिंक मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि साइकेट्रिक इलनेसेस के बारे में जो स्टिग्मा है और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो स्टिग्मा है, हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिवली डेवलप करने में कामयाब हो जाएं तो हम एक बहुत पॉजिटिव सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं। और अनलेस वी हैव अ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ तो हम एक पॉजिटिव सोसाइटी की तरफ नहीं जा सकते। बेहतरीन सर, मतलब पॉजिटिव सोसाइटी एंड जो एक चीज़ मैंने और सीखी है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज़, ठीक, और एक्सेप्टेंस इस चीज़ की कि मेंटल हेल्थ डिजीज़ भी होती है ये पाकिस्तान में। और आई थिंक गवर्नमेंट का भी बहुत रोल होना चाहिए इसके अंदर, जिस तरह आप कहते हैं सेंटर्स या कैंपेन्स या पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशन में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे सर, एंड आई एम श्योर कि हम आपको और भी इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं जो कि काफ़ी हैं उनके लिए दोबारा ज़रूर इन्वाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।